नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं ये आपको एडुटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उससे हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले हम लोग आपको विद्यासागर पब्लिकेशन का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 को समाप्त कर चुके हैं और आपको 21 प्रैक्टिस सेट केबीसी नैनो का समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि देवताओं की स्तुति के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको साम वेद में है। साम वेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति में गाया जाता था और भारतीय संगीत के इतिहास में साम वेद का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट थॉमस। भारत आने वाला प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस था। वह पर्थियन शासक गोदो फर्निस के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है और समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दिखाया गया है और इसने अपनी विजयों की उद्घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और अंत में लोदी वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने कब डाली। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव डाली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि संत रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पेरुम्बर में हुआ था। संत रामानुजाचार्य का जन्म मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था और उन्होंने राम को अपना आराध्य बनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसावन को। बसावन को अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। इसके अलावा मीर सैयद, अब्दुल सम्मद, दसवंत, केशवलाल, मुकुंद फारूक, कलमक आदि जो थे यह अकबर के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1476 ईस्वी दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह आपको 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। और देख लेते हैं घाघरा का युद्ध 1529 सही है, चौसा का युद्ध 1539 सही है और असीरगढ़ का युद्ध 1601 सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ब्रिटिश गवर्नर और उनका कार्य दे रहा है, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जो थे इनके समय में आपको नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध था, यानी कि 1 का
4 हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग इन व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि व्यापक सिद्धांत की समाप्ति हुआ था, यानी कि बी का 3। और लॉर्ड कर्नवालिस जो थे यह अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। और लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी की स्थापना, यानी कि आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में ही डी का 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, करा कि पालीगारों का विद्रोह किस राज्य में हुआ था? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको तमिलनाडु राज्य में हुआ था। पालीगारों का विद्रोह 1801 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। और यह विद्रोह ब्रिटिश भूमिकर व्यवस्था के विरोध में वीर पंडित कट्टावम्मान के नेतृत्व में हुआ था। और यह विद्रोह 1856 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, करा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने रद्द किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में लॉर्ड रिपन ने आपको रद्द किया था। और इस अधिनियम को लाने का श्रेय 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन को है। और इस अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। और यह अधिनियम लोकप्रिय समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य कर लाया गया था तथा केवल इसी पर लागू हो सका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यह कथन जो है असत्य है। हिंदू पेट्रियाट के संपादक क्रिस्टो दासपाल थे, सही है। और अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सही है। और नेशनल हेराल्ड के संपादक जवाहरलाल नेहरू थे, सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, करा कि हंटर शिक्षा आयोग में कितने सदस्य भारतीय थे? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 सदस्य जो थे वह भारतीय थे। और हंटर शिक्षा आयोग का गठन जो है वह आपको 1882 ईस्वी में किया गया था। और इस आयोग का मुख्य कार्य वुड के घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1896 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकृति दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, करा कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 ईस्वी भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। और पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। तंबाकू पर प्रतिबंध 1617 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने लगाया था। और आपको 1605 ईस्वी में आपको तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, करा कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइकोराइजा। माइकोराइजा एक जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, करा कि डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडिज एजिप्टी। एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। डेंगू ज्वर एक संक्रामक वायरल बुखार है जो कि मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
कड़ा कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहराम जी एम मलवारी। सेवा सदन की स्थापना बहराम जी एम मलवारी के द्वारा 1885 में आपको की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कड़ा कि कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कड़ा कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान भी बढ़ जाता है। यह आपका कथन जो है असत्य है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कड़ा कि अमाशय में कौन नहीं पचता? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट या विटामिन का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, यानी कि एक्स किरण की खोज जो था वह आपको एक्स किरण की खोज रोएंटजन के द्वारा किया गया था, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद गामा किरण की खोज जो है वह बैकुरल के द्वारा यानी कि बी का 1 और रक्त किरण की खोज जो है वह हर्शल के द्वारा यानी कि सी के 4 और लघु रेडियो तरंग का हैरनिक हर्ट्ज के द्वारा यानी कि डी का 2 हो जाएगा। यानी कि इसका देख लेते हैं इसका ऑप्शन, यानी कि 24 में कह रहा है कि यानी कि एक्स किरण की खोज यानी कि रोएंटजन यानी कि ए का 3 और ए के 3 में ए और बी है, और गामा किरण की खोज आपको हर्शल यानी कि बी का 4, बी का जो है बी का माफ़ कीजिएगा गामा किरण की खोज बैकुरल यानी कि बी का 1, बी का 1 यानी कि 2 गो में है। उसके बाद और रक्त किरण की खोज जो है हर्शल यानी कि सी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी का 4 इसमें है। क्वेश्चन नंबर 25 में वो कह रहा है कि किस घटना के कारण हीरा अत्यधिक चमकीला होता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि शोषण के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 4 यानी कि विटामिन का। शोषण के दौरान विटामिन का विघटन यानी कि नहीं होता है। शोषण के दौरान केवल विटामिन का अपघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल 4 विटामिन। क्वेश्चन नंबर 27 कह कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरीन की। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्नेटाइट एवं पिच ब्लेड यूरेनियम के अयस्क है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट, कोरंडम, आपको क्रायोलाइट और काओलिन है, यानी कि जो ऑप्शन ए, बी और सी में दे रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है यह आपको यूरेनियम के अयस्क है, यानी कि कार्नेलाइट जो है और पिच ब्लेड यूरेनियम के अयस्क। ऑप्शन नंबर डी जो कि है यह आपका एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस हेतु किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दे रहा है कि दहन है।
32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। करें कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्परिवर्तन की इकाई रेकॉन होता है, यह आपका असत्य कथन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन एवं पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। पुनः संयोजन की इकाई जो है वह आपको रेकॉन होता है और यह आपको उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जॉन ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, सही है। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग मटर के पौधे पर किया, सही है। जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन होती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु विज्ञान का पिता जो रॉबर्ट कोच दे रहा है यह आपका सही नहीं है, यानी कि बेमेल है। जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है और 1683 ईस्वी में लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और कौको का अध्ययन माइकोलॉजी सही है। रेबिज टी का लुई पास्चर सही है और उपार्जित लक्षणों की वंशगति लैमार्क सही। ऑप्शन नंबर बी जो है यह बेमेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करें कि संवेग की इकाई क्या है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 करें कि सर्प विषरोधी सुई किसका एक यौगिक तत्व है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको स्वर्ण यौगिक का तत्व है। सर्प विरोधी सुई स्वर्ण का यौगिक होता है, यानी कि आरिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 37 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पेचिस है और आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देख लेते हैं पेचिस। तो पेचिस जो है वह आपको एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। काली खांसी जो है आपको हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और खसरा जो है मोरबिली वायरस, यानी कि 2 हो जाएगा। और चेचक बेरियोला वायरस, यानी कि इसका राइट आंसर देख लेते हैं 37 का कह रहा है कि पेचिस जोन हो जाएगा वह आपको एंट अमीबा, यानी कि ए का 4। उसके बाद काली खांसी, यानी कि बी का 1, यानी कि हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा कि हीमोग्लोबिन क्या है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको एक जटिल प्रोटीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको फंक के द्वारा किया गया था। और होम्योपैथी के जनक हैनीमैन विटामिन सी हेलकट होम्योपैथी के हैनीमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 करा कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीएनए, उसके बाद आरएनए, अमीनो एसिड, उसके बाद प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 करा कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 करा कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत गठित केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत गठित केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 145। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 43 करा कि पूर्व वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको लॉर्ड कर्जन का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 44 क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि
लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। करा कि निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 के बी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सही सम्मिलित नहीं है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 3, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन और उसके बाद द्विसदनात्मकवाद जो है वह यूएसए, यह आपका सम्मिलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान और द्विसदनवाद जो है वह आपको ब्रिटेन से हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। करें कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, यह आपका कथन असत्य हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, और इनका लघुकरण राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है, सही है। समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, सही है, और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। महान्यवादी प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। करें कि निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीके थुंगन समिति। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। करें कि भारत के अंतिम बार उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। करें कि संघीय मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को संविधान में स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। करा कि महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके सलाह पर आपको किया जाता है? महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके सलाह पर किया जाता है? यानी कि 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाता है। दोस्तों आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। और अनुच्छेद 76 के द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और महान्यवादी के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि महान्यवादी की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में है, और इस किसके सलाह पर? मंत्रिमंडल के सलाह पर। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कहीं कहीं प्रधानमंत्री भी दिया रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 53। कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे आपको भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। और यह आपको गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, और द्वितीय लोकसभा अध्यक्ष जो थे वह एम अनंत सैनम आयंगर थे, और प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था वह आपको 1952 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। करा कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन की पहचान करें। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी दे रहा है आंसर, लेकिन आप लोग इसे देख लीजिएगा, हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की अनुशंसा पर 1964 में की गई थी, सही है। और इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त का सदस्य होते हैं, ये भी सही है, लेकिन यह एक संवैधानिक संस्था है, इसमें डाउट है, आप लोग इसे एक बार चेक कर लीजिएगा।
इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। देख लीजिएगा इसको, नहीं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। करें कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 57। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय खगोल संस्थान जो पटना दे रहा है यह आपका सही नहीं है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। और केंद्रीय गणना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर सही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून सही है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद सही, ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाना है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले भील, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल और अंत में नेकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंत में हो जाएगा नेकदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 59। करा कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से। क्वेश्चन नंबर 60। करा कि मैगिनोट रेखा किन दो देशों के साथ सीमा रेखा बनाती है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको जर्मनी एवं फ्रांस की साथ सीमा रेखा बनाती है मैगिनोट रेखा। उसके बाद मैकमोहन रेखा भारत चीन, मैनरहिन रेखा रूस एवं फिनलैंड और 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। करें कि यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4:20, यानी कि 4:20 PM। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। करा कि ब्रिक फील्डर नामक गर्म एवं शुष्क हवा किस देश में चलती है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। करा कि कुंदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले एवरेस्ट, उसके बाद मकालू और उसके बाद धौलागिरी और अंत में नंगा पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उनकी ऊंचाई के अनुसार ही सजाना था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि किस वर्ष गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2008 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण किसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहा जाता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नार्वेस्टर को। ग्रीष्मकाल ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाले तीव्र आंध्र हवाओं को नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीन जलोद को बांगड़ एवं पुरानी जलोद को खादर कहा जाता है। यह कथन जो है आपका असत्य है। नवीन जलोद मिट्टी को खादर एवं पुरानी जलोद मिट्टी को बांगड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका इसमें गलत दिया हुआ है। और जलोद मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और इसमें पोटास की बहुलता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। रेनकुट जो है यह आपको एल्युमिनियम उद्योग से हो जाएगा, उसके बाद डोलवी इस्पात संयंत्र से, उसके बाद बरौनी जोन है वह आपको उर्वरक उद्योग से, उसके बाद पिंपरी जोन है वह आपको औषधि उद्योग से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 69। करा कि घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है।
69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कटिहार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 करा कि निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश दे रहा है यह आपका सही नहीं है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश सही है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र सही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र दोनों जगह है, यानी कि इसमें महाराष्ट्र है, तो ऑप्शन नंबर ई भी आपका सही है। और डी जोन है जोड़ा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोर्टफोलियो निवेश जो है वह आपको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 72 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के समूह में शामिल नहीं है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यापार और प्रशुल्क और समान समझौता जो है यह आपको विश्व बैंक के समूह में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 करें कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की लागत का 1.5 गुना रखने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको स्वामीनाथन आयोग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 करें कि निम्नलिखित में से कौन नवीन आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संरक्षणवाद। नई आर्थिक नीति के प्रमुख आयामों में निजीकरण, उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण प्रमुख है और इसमें संरक्षणवाद को आपको हतोत्साहित करने पर बल दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 करें कि रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 करें कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषकों को सौर पंप प्रदान करने से। कृषकों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त कर उन्हें सौर पंप प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कुसुम योजना प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 करें कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीएसटी। जीएसटी जो है यह आपको प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। जीएसटी जो है यह आपको एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और बाकी सभी जो दिया है वह आपको प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है और 1 जुलाई को आपको जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 करें कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच कितने प्रतिशत बिंदु का अंतर है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19.7%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 करें कि भारत में सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि साख समिति के गठन किस स्तर पर किया जाता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायत स्तर पर किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा करा कि वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य हैं। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 सदस्य हैं। और वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य हैं और 1949 ईस्वी में नाटो के मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था 10 था। इससे पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लोग एडोटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से कर रहे हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।